गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 17 सितंबर और मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 32। सामाजिक विज्ञान आपका सब्जेक्ट है, इतिहास आपका सेक्शन चल रहा है और क्लास आपकी 10वीं है। तो बच्चों, नेशनलिज्म ऑफ यूरोप या फिर नेशनलिज्म इन यूरोप, ये हमने पिछले जो वर्कशीट थी उसमें समझा था कि नेशनलिज्म क्या होता है और यूरोप में इसकी एंट्री किस तरीके से होती है, ऐसे क्या रीजंस रहते हैं जिससे फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था। अब होता क्या है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब जो गवर्नमेंट हट जाती है, जो सत्ता है लोगों के हाथ में चली जाती है, फिर उसके बाद किस तरीके से डेवलपमेंट होता है और किस तरीके से बाकी देशों में इसका प्रसार होता है, किस तरीके से आगे पहुंचता है। तो यहाँ पे तो आपको टाइमलाइन दी हुई है जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाली वर्कशीट्स में। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, सिविल कोड आया, फिर वियना कॉन्फ्रेंस हुई, रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। अब यहाँ पे 1848 में लिबरल्स ने रिवोल्ट कर दिया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ, फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी हुआ। तो ये सारे के सारे जो सीरीज में ये इवेंट्स दिए हुए हैं ये हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो आज हम जानेंगे सिविल कोड के बारे में। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बिल्कुल स्टार्टिंग से ही जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरी थे introduce various measures and practice that could create a sense of collective identity। जैसा कि मैंने कहा था कि collective identity यानी कि जो उनका दुख था, एक दूसरे के साथ वो दुख से बंधे हुए थे कि हमें भी जो एक ही राजा है, हमें भी एक ही गवर्नमेंट सता रही है, आपको भी एक ही गवर्नमेंट सता रही है। ठीक है, ये तो उनका रीजन था। अब उन्होंने खुद को बांधने के लिए कि भाई इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी कि अब उनके अंदर किसकी भावना आ चुकी है, नेशन की भावना आ चुकी है। ठीक है, तो कोलेक्टिव आइडेंटिटी को ही नेशनलिज्म बोला जाता है। अमंग्स द फ्रेंच पीपल, यानी कि शुरू में ही जो रिवोल्यूशनरी थे वो ये लोग इस तरीके की मेजर्स और इस तरीके की प्रैक्टिस लेके चले हुए थे कि लोग एक दूसरे से कोलेक्टिवली सहानुभूति रखते थे, एक दूसरे को ये मानते थे कि आप उस एरिया से हो तो मैं भी उस एरिया से हूँ, यानी कि मैं भी फ्रांस का नागरिक हूँ, आप भी फ्रांस के नागरिक हो। ठीक है, लेटर नेपोलियन इंट्रोड्यूस रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स। फिर बाद में जो नेपोलियन थे उन्होंने बहुत सारी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की। कौन सी रिफॉर्म्स? एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में। एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड क्या होता है? एक तो देखो, सोसाइटी में कुछ सोशल चेंज अगर लेकर आना है तो दहेज प्रथा बंद कर दो, या फिर जो लड़कियों की जल्दी शादी होती है उनकी एज थोड़ी बढ़ा दो, तो वो तो हो गया सोशल चेंज। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज क्या हो गया कि जो कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, रूल करने के लिए किस तरीके से रूल किया जाएगा कंट्री पे, जो काम काज होगा कंट्री का वो किस तरीके से होगा, जो मार्केट होगी उसमें गवर्नमेंट रेट डिसाइड करेगी या फिर जो लोग हैं वो डिमांड बेस्ड रेट होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने काफी सारे चेंजेस लाए। किसने लेके आए? नेपोलियन ने। और इसीलिए इसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। इसका नाम है सिविल कोड, लेकिन इसको लेकर आया था किसने? नेपोलियन ने। तो इसीलिए इसको नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। और ये कब लेके आए थे? 804 में। कब लेके आए थे? 804 में। फर्दर द आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी, नेशन की यूनिटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो तब तक जो थी आइडियोलॉजी जो थी नेशनलिज्म की, वो लिबरलिज्म पर ही आधारित थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड नेशनलिज्म क्या हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड रूल हो गया था, जैसे कि भाई सब इंसान जो है इक्वल हैं, सबको लिबर्टी चाहिए होती है, आज़ादी चाहिए होती है, भाईचारे से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार प्रेम से रहना चाहिए। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि तो उस जाति से है मैं उस जाति से हूँ, ऊंच नीच के भाव से नहीं रहना चाहिए। फिर एक न्यू ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग में इंट्रोड्यूस किया गया था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल असेंबली का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। फिर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, यानी कि जो माप तोल करने की जो इकाइयाँ थी वो यूनिफॉर्म कर दी गई थी। ठीक है, इसको हम जब चैप्टर पढ़ेंगे ना पूरा ये वाला प्रॉपरली, तो तब इसको अच्छे से करेंगे, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी कि यूनिफॉर्म करने का क्या मतलब था। अलग अलग यूनिट्स थी, इसको तो यूनिफॉर्म कर दिया गया था। फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। ठीक है, जब चीजें कॉमन होंगी तभी तो एक कोलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट होगी, तभी तो एक नेशन की भावना आएगी। फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और उसके बाद नेशनलिज्म की ये चीजें इंट्रोड्यूस हुई थी। अब 1804 में सिविल कोड, इसने क्या क्या किया? इसने कह दिया कि भाई ऐसा होता है ना, राजा का बेटा राजा और तू ऊंची कास्ट में पैदा हुआ है तो तू चाहे वो वाला सीन नहीं रहेगा, प्रिविलेज नहीं मिलेगा आपको, चाहे आप किसी के भी बेटे हो। अबोलिशन ऑफ ऑल प्रिविलेजेस। ठीक है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा सुविधा नहीं मिलेगी केवल इसलिए कि आपका जन्म
किसी राजघराने में हुआ है, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। अब जो है लॉ जो है वो उसके सामने सब के सब लोग इक्वल होंगे, चाहे वो राजा है चाहे वो रंक है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि पहले क्या होता था कि इनकी प्रॉपर्टी तो होती ही थी इन लोगों के पास, बेचारों के पास, ठीक है। प्रॉपर्टी लैंड वगैरह कहाँ होती थी, अब राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया गया, भाई जिसकी प्रॉपर्टी है वो अपनी को सिक्योर करके रखे, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी वो रख सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वर सिंप्लीफाइड, जो डिवीजन थी एडमिनिस्टर करने की वो सिंप्लीफाई होगी, यानी कि जहाँ पे जो भी रूलिंग वगैरह पॉलिसी वगैरह का काम होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होती है। फ्यूडल सिस्टम वाज अबॉलिश्ड। अब फ्यूडल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आई होप आप लोगों ने 9th क्लास में समझा होगा फ्यूडलिज्म क्या होता है। इसमें क्या होता था कि जो राजा लोग होते थे ना अपने अंडर फ्यूडल्स रख लेते थे, तो उनसे खेत में भी काम कराते थे, अपने घर में भी काम कराते थे, एक दो दिन जब बचता था उनका वो बेचारे अपने खेत में काम कर लेते थे, अब जो खेत में जो उगता था उसमें से भी हिस्सा मांग लेते थे। तो एक तरह से ये लगा लो कि ये गुलामी वाला ही एक सिस्टम होता था, ठीक है। पीजेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम सर्फडम एंड मेमोरियल ड्यूज, ठीक है, जो भी उनके ड्यूज थे उसमें से वो जो पीजेंट्स थे यानी कि किसान थे उनको फ्री कर दिया गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड, यानी कि गिल्ड होता है एक तरह से संघ बनाना, व्यापारी अपना संघ बना के काम करना चाहते हैं तो वो रिस्ट्रिक्शन जो है अब रिमूव कर दी गई कि भाई अब आप कर सकते हो। अब बात आती है लिबरल नेशनलिज्म। यहाँ पे देखिए अगले ही पार्ट में बात क्या हो रही है, यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिविल कोड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी वियना कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुआ है जो कि आपका अगली वर्कशीट में हम कवर करेंगे। रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स, तो अभी इनका भी रिवोल्ट होता है 1848 में, तो ये भी देखेंगे। अभी तो ये लोग खुश हैं, अभी तो ठीक चल रहा है सब कुछ, ठीक है। लिबरल नेशनलिज्म, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक व्यू। तो पॉलिटिकल तो होता है भाई हमें इक्वल अधिकार है वोट देने का, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है, ऐसा होता था पता है आपको। अभी तो हम सब लोग उठ के वोट देकर आते हैं, सब लोग 18 साल के हुए, वोट रजिस्टर हुई और अपना वोट देने चले गए, चाहे किसी कास्ट से, किसी एरिया से, किसी धर्म से बिलोंग करता है, इस या कितनी प्रॉपर्टी है, गरीब है, बिल्कुल कुछ नहीं है, इवन साधु है, उसकी भी वोट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि जो वोट होती थी ना शुरू में, वोट पैसे के आधार पर होती थी, जो अमीर लोग हैं वो लोग वोट दे पाएंगे, या फिर जो एजुकेटेड लोग हैं वो वोट दे पाएंगे। ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते थे जो हम देखेंगे अपने चैप्टर में। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, दैट इज द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ठीक है। अब क्या होगा, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है सहमति से, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट बनेगी नागरिकों की सहमति से बनेगी, ना कि ऑटोक्रेसी से कि भाई अपने आप ही जो निरंकुश राजा है वो वर्क करेगा। रूल बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, जो रूल्स होंगे, जो लॉज होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे होंगे उसी के आधार पर होंगे, ठीक है ना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, अब जो गवर्नमेंट होगी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। एंड ऑफ प्रिविलेजेस, ये कर दिया गया था। अब बात आती है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हो गया था। राइट टू वोट, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा राइट टू वोट, ठीक है। इन्होंने राइट टू वोट तो दे दिया लेकिन सभी को नहीं, बट नॉट फॉर एवरीवन। अब जिन एवरीवन में से जो लोग रह गए थे ना वो फिर से लड़ेंगे अपनी वोट के लिए, फिर से अपना रिवोल्ट उनको उठाना पड़ेगा, वो भी आएगा चैप्टर में, बात करेंगे उसकी भी। फ्री मार्केट, फ्री मार्केट यानी कि भाई मार्केट के आप डिसाइड नहीं करोगे, डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे जो है मार्केट क्या हो जाएगी, डिसाइड हो जाए, अपना रेट खुद डिसाइड कर लेगी। अब देखो प्याज के दाम है, गवर्नमेंट फिक्स कर दे, मतलब ऐसा होता है कई बार फिक्स कर दिए जाते हैं, बहुत रेयर सिचुएशंस में, बहुत रेयर सिचुएशन में। अब गवर्नमेंट फिक्स करे तो व्यापारी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। लेकिन फ्री मार्केट में भाई मान लो अगर प्याज बहुत ज्यादा उत्पादन पड़ा है, बहुत प्याज पड़ा है, तो सस्ता हो जाएगा, सभी किसानों ने प्याज उगा के रख दिया है तो हो जाएगा 4 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, ठीक है। मतलब मैं सब्जी नहीं खरीदती हूँ तो मुझे रेट नहीं पता है प्याज वगैरह के, ठीक है। तो जितना भी ये हो जाएगा, वैसे प्याज महंगा ही रहता है हमेशा, ठीक है ना। तो अब मैं बात कर रही हूँ कि अगर कम हो गया, ऐसा हुआ फसल खराब हो गई और जो भी जिन लोगों ने भी वो बोया था तो वो कम पड़ गया, तो अब चीज कम है, तो मैंने आपको इकोनॉमी में समझाया कम है तो फिर क्या हो गया, दाम बढ़ जाएंगे। तो ये चीज क्या होती है, फ्री मार्केट हो गई। भाई दाम क्या है, अपने आप ऊपर नीचे जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि भाई आप उन पर कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। अबोलिशन ऑफ अ स्टेट इम्पोज्ड टैक्स, जो स्टेट के द्वारा जो टैक्स इम्पोज किए गए थे उनको अबोलिश कर दिया गया, ठीक है। तो ये हम करेंगे 4 क्वेश्चन अपने आज की, उसमें आपको याद करने की क्या चीज है, ये सिविल कोड ऑफ 1804, इसको अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लाइनें आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आपके एग्जाम होने वाले हैं तो प्लीज पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और एक होता है कि कुछ लोग एग्जाम से पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम में रिस्क भी होता है और पढ़ाई भी ठीक से नहीं होती है, कुछ समझ में भी नहीं आता है। तो अभी वर्कशीट कर तो रही हो, टाइम तो लगा ही रहे हो, तो थोड़ा सा ठीक से ध्यान से समझ लिया करो, तो
और ज्यादा अच्छे से आप लोग कर पाओगे। कोई डाउट है तो आप पूछ ही सकते हो। चलो बच्चों करते हैं क्वेश्चंस। हिंदी के खुले हुए हैं, वेट अ सेकंड। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804। ठीक है, तो हुआ क्या था सिविल कोड में, अबोलिशन मतलब खत्म कर देना। अबोलिशन का मतलब क्या होता है, खत्म कर देना, लिख लिया करो हिंदी में। ऑफ द प्रिविलेजेस, जो सुविधाएं दी गई थी, एक्स्ट्रा सुविधाएं जो होती है, ठीक है, सुविधाएं बेस्ड ऑन द बर्थ, जो जन्म के आधार पे, यानी कि भाई ये तो राजा का बेटा है, इसके साथ तो ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, ये इसलिए इसको ये सुविधा तो मिलनी चाहिए, इसको तो मतलब वो वाली सुविधाएं खत्म कर दी गई। भाई अगर आपको सुविधाएं चाहिए तो अपना कमाओ, मेहनत करो, ठीक है। इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, जो लॉ है उसके सामने सब इक्वल है। प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी राइट्स। अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कुछ लोगों को राजा लोग जो थे अपने नीचे रख लेते थे। ऐसा भी नहीं होता था कि सिर्फ राजा ही रख लेता था, राजा पहले फ्यूडल बना लेगा, फिर उसके बाद जो टॉप मोस्ट फ्यूडल है वो अपने नीचे फ्यूडल रख लेगा, फिर वो अपने नीचे, मतलब बहुत ही बुरा हाल था। फार्मर्स फ्रीड फ्रॉम स्लेवरी। स्लेवरी क्या होता है, दास, गुलामी होता है, ठीक है, गुलामी, ठीक है। वेसल ड्यूटीज, तो ये सेम फ्यूडल सिस्टम के ही जो डिवाइस एक तरह से कह सकते हैं नाम है, कि जो इसके नीचे जो होते थे, यानी कि मास्टर के जो नीचे होते थे उनको कई बार वेसल्स बोलते थे, ठीक है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड फ्रेंच रिवोल्यूशन स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। कह रहे हैं कि फ्रेंच रिवोल्यूशन ने ऐसा क्या किया कि जो नेशनलिज्म का आइडिया जो बढ़ता ही चला गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ही होता चला गया। उसके बाद ही तो सब जने आया ना, गिविंग आइडियाज लाइक इक्वलिटी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। उन्होंने आइडिया दिया, सबको समानता अच्छी लगती है, किसको नहीं अच्छी लगती है, सबको इक्वली ट्रीट करोगे बिल्कुल अच्छा लगता है। आपको पता है एक छोटे से बच्चे की भी रिस्पेक्ट होती है, आप उसको मतलब छोटा सा बच्चा भी आपने कभी सुना होगा, क्योंकि जो ह्यूमन होता है ना उसको वो आज़ाद ही, मतलब कोई भी जीव जो होता है उसको आज़ादी ही पसंद होती है, तो इक्वेलिटी का ट्रीटमेंट भी पसंद होता है। जब ये चीज़ें पॉसिबल होती हुई दिखाई दी तो ये आइडिया भी क्या हुए, स्ट्रेंथन होते चले गए, मजबूत होते चले गए। यूजिंग द न्यू फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग, जैसे हमारा हिंदुस्तान का झंडा जब फहराता है तो दिल में कुछ कुछ होता है ना, तो इसी तरीके से जब चीज़ों से हम सिंबलाइज कर लेते हैं चीज़ों को, तो उन्होंने एक नया कलर जो डिज़ाइन किया पूरे देश को डिज़ाइन करने के लिए, वो एक अलग ही भावनाएं क्या हुई और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई। बाय कंस्टिट्यूटिंग द नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली बनाई गई जिसमें लोग डिस्कस करेंगे और फिर चीज़ें होंगी। बाय मेकिंग फ्रेंच ए कॉमन लैंग्वेज ऑफ द होल नेशन, और होल नेशन की जो लैंग्वेज थी वो भी एक कॉमन बना दी गई, तो लोग कॉमन चीज़ों से जुड़ते हैं। अभी आप देखोगे, मान लो छोटा सा एग्जाम्पल कि कॉमन चीज़ों से कैसे जुड़ते हैं। आपको हिंदी आती है, ठीक है, और आपको गुजराती नहीं आती, ठीक है, लेकिन आप बाहर गए हुए हो, किसी कैंप में गए हुए, किसी भी चीज़ में गए हो, तो आप क्या करोगे, आपको हिंदी आती है, ठीक है ना, लेकिन अगर आपके पास कोई गुजराती बैठा होगा तो आप जो हिंदी बोलता होगा ना उसके साथ बैठना पसंद करोगे, उसके साथ बात करना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि आप उसकी चीज़ को समझ सकते हो। तो सेम एक कॉमन लैंग्वेज जब पूरे नेशन में हुई तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि एक कोलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करने में हेल्प किया इसने भी। एडेप्टिंग ए सिमिलर मेथड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, मतलब जो मापने के जो तरीके थे वो भी क्या कर दिए कि सेम कर दिए गए। बाय मेकिंग द सेम रूल्स ऑफ ऑल सिटीजन, ठीक है, अपनी जो वो है ना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 44, ठीक है, मुझे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है जितने भी कानून के लाए, किसी को तलाक देने का जो तरीका है, या किसी से शादी करने का तरीका है, या फिर बच्चे को अडॉप्ट करने का, जितने भी जो हमारे नॉर्मल जो नागरिकों के प्रति कानून होते हैं ना, वो सिमिलर करने के लिए ये है, लेकिन आज तक वो हो नहीं पाया। यानी कि जैसे अभी होता है क्रिश्चियंस के डिफरेंट काइंड ऑफ वो रूल्स हैं, हिंदुओं के डिफरेंट रूल्स हैं, रीति रिवाज हैं, लेकिन जो तलाक लेने के प्रोसीजर है वो भी डिफरेंट है, मुस्लिम्स के डिफरेंट हैं। तो अगर एक यूनिफॉर्म कोड हो जाता है, आप देखो कोई कहता है मतलब इंटरकास्ट मैरिज कर लो, हो क्या बुरा हाल हो जाता है, लोग मतलब मारने काटने को दौड़ते हैं। अब तो फिर भी बहुत चेंज हो गया है, इंटरकास्ट इंटर रिलीजन कर लो फिर तो बुरा ही हाल हो जाता है। तो अगर ये चीज़ इंप्लीमेंट हो जाती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट हो जाता है प्रॉपर तरीके से, तो बहुत फायदा हो जाएगा यंग जनरेशन को। नहीं तो बगावत तो हम कर ही लेते हैं, है ना। अगर चीज़ें नहीं मिलती हैं तो लोग क्या करते हैं, बगावत करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं। मेंशन द फीचर ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, साइलेंट फीचर ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। तो क्या था, एक तो मोनार्की जो थी या फिर ऑटोक्रेसी जो थी,
कोई भी लिख सकते हो, ऑटोक्रेसी या मोनार्की जो एंड हो गई थी। अब जो गवर्नेंस हो रहा था वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे हो रहा था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई थी या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आ गई थी, प्रिविलेजेस को अपोज किया गया था। अब लिमिटेड फ्रेंचाइजी सपोर्टर्स, मतलब लिमिटेड फ्रेंचाइजी का क्या मतलब था कि अभी हमारी कैसी है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, ठीक है, जिसमें सभी को वोट का अधिकार है, लेकिन यहाँ पे अभी तक भी पूरा का पूरा वोट का अधिकार नहीं मिला था। फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, फ्रीडम दे दी गई थी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं। गुड्स एंड सर्विसेज अभी तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि क्या होता है, मैंने इकोनॉमी में समझाया है। बच्चों चलो क्वेश्चन नंबर 4, विच आइडिया ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैव यू बीन मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि इक्वलिटी और फ्रीडम, ठीक है, चलो भाईचारा तो मतलब मुझे इतना, बट इक्वलिटी यानी कि आज़ादी होनी चाहिए, हर इंडिविजुअल को आज़ादी होनी चाहिए, और समानता, जब समानता और फ्रीडम आ जाएगी तो भाईचारा तो अपने आप ही आ जाएगा, है ना। Impressed me the most because equality, freedom and fraternity are the truly democratic and fundamental to the creation of nationalism। जब हम यही समझने लग जाएंगे कि भाई हर इंडिविजुअल बीइंग इक्वल है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। अभी भी पता है क्या होता है, मैंने ये देखा है, कुछ बच्चे जो होते हैं ना, लाइक क्लास में भी एक आई डोंट नो टीचर करते हैं कि नहीं, बट बच्चे करते हैं कि ये तो नालायक है, ये तो पढ़ने में होशियार नहीं है। देखो बच्चा, कोई भी पर्सन नालायक नहीं होता, ठीक है। अगर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है ना, तो आई एम श्योर वो किसी न किसी चीज़ में अच्छा ज़रूर होगा। अगर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं तो कोई ना कोई रीज़न ज़रूर रहा होगा, या तो उसकी बचपन से पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है, या फिर उसको बचपन से चीज़ें समझ में आनी बंद हो गई हैं, या फिर जिस टाइम उसको पढ़ना चाहिए था कुछ ऐसा हो गया कि पढ़ाई से अब ये देखो कि मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे थे जो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, अराउंड 6-7 क्लास के बच्चे थे, जिनको जो मैंने रिक्वेस्ट पे पढ़ाए थे कि भाई आप इनका बेस तैयार कर दो। मैंने उनका बेस तैयार किया, बहुत अच्छे से वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन दोबारा लॉकडाउन बंद हो गया, उनको पढ़ाना बंद हो गया, तो डेफिनेटली अब फिर से वो उसी लेवल पे चले गए होंगे, क्योंकि उनकी आदत जो है बंद हो गई होगी वो करने की। तो कोई पर्सन किसी भी स्टेट में होता है तो उससे चिड़ मत किया करो, नफरत मत किया करो, ट्राई टू एनालाइज कि मे बी उसकी कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जिसकी वजह से वो ऐसा है। बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारी बैकग्राउंड, हम किस जगह पर रहते हैं, किस एरिया के आसपास के लोग हैं, किस तरीके का एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बट कुछ लोग होते हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, ऑफेंडर्स यानी कि जो जिनको सब कुछ अच्छा भी मिलता है, लेकिन वो फिर भी मतलब एक्सेप्शन तो हमेशा होते ही, लेकिन हमें एज अ ह्यूमन सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे वियना कॉन्फ्रेंस। तो क्या हुआ था इस वियना कॉन्फ्रेंस में, ये देखेंगे। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।